सभी भ्राता बहनों को मेरी ओर से सादर वंदन। परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव को, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो विषय बताया गया है मुझे पूज्य आदरणीय राकेश भाई जी के द्वारा, वो है कि आप लोगों को एक पूरा जो अपना पतंजलि वेलनेस का इंटीग्रेटेड पैथी का सिस्टम है, इसके बारे में पूरी एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। कैसे हम वहाँ पे उपचार कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियों का कर रहे हैं, क्या क्या हम चिकित्साएं दे रहे हैं, और आप सभी के पास उपचार पद्धति अपनी पतंजलि वेलनेस की बुक आपको मिली है। तो हम रोग अनुसार व्यक्ति को आहारचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या किस रूप में उनके अनुसार आपके पर्सनलाइज्ड वे में डॉक्टरों के द्वारा, थेरेपिस्ट के द्वारा जो पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके एक दृष्टिकोण आपको देने का मेरा उद्देश्य है। तो इसमें कुछ आपको प्रश्न आए बहुत महत्वपूर्ण है तो बीच में अथवा लास्ट में हम 5-10 मिनट रखेंगे जब हमारा सत्र संपूर्ण होने की उसमें रहेगा कि आप अपने छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें। किसी का पर्सनल कुछ हो कि कुछ बीमारी के बारे में या घर परिवार के, तो वो आप आखिरी में पूछिएगा। और फिर ओपीडी तो अपनी है ही पतंजलि वेलनेस में, आप कभी भी पधार सकते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आप सभी पतंजलि से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमारे सब प्रचारक हैं आप लोग, और पूज्य स्वामी जी आचार्य जी से कई वर्षों से जुड़कर आप पूरे जन सामान्य को इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और योग को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को। तो सबसे पहले पतंजलि वेलनेस के बारे में, तो ये क्या है और कैसे इसका उद्गम हुआ, कैसे ये आज के जो विश्व है उसमें एक नंबर 1 चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रहा है, जो पतंजलि वेलनेस है, इंटीग्रेटेड पैथी। तो सबसे पहले वेलनेस मतलब क्या होता है, आपने अभी तक जो देखा होगा, एक डीप अंडरस्टैंडिंग से हम इसको समझें कि आप नॉर्मली हम क्या जाते हैं, एलोपैथी सब जानते हैं, आप लोग सब बहुत अवेयर हैं। किसी को छोटी से छोटी खांसी, जुकाम, बुखार, इससे लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड या घुटने का दर्द, कमर का दर्द, आंख, नाक, कान की, गले की बीमारी, कुछ भी बीमारी होती है तो सबसे पहले आप क्या जाते हैं, नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या अपने नॉन एलोपैथी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास। और उस सिस्टम से आप अवेयर हैं, वो एक कितना एक सक्सेस है और हमारे में उससे क्या अंतर है, इसकी समझ से हम इसको शुरुआत करेंगे। तो एलोपैथी कैसा सिस्टम है, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, ये इस रेंज के डॉक्टर्स होते हैं, और हमारी छोटी से छोटी समस्या का सिम्टोमेटिक इलाज फोकस रहता है कि जब हम जाते हैं तो आपको मान लीजिए वायरल हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी एलर्जिक, कुछ आपको जो दवा है बुखार की, इस प्रकार से वो देते हैं। इसी तरह जो एडवांस इसमें डॉक्टर्स होते हैं, जैसे जोड़ों के दर्द के लिए रिमेटोलॉजिस्ट। तो एमबीबीएस के बाद होता है एमडी। एमडी में सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, स्किन, उसके अलावा ईएनटी, नाक, कान, गला, आंखों के डॉक्टर अलग होते हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट अलग होते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट, लीवर के डॉक्टर अलग होते हैं। इस प्रकार से लगभग 26-27 स्ट्रीम के स्पेशलिस्ट होते हैं, और उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वहां पे क्या क्या किया जाता है चिकित्सा में, मेन तो आपको एलोपैथी जो भी ड्रग है वो ड्रग थेरेपी दी जाती है। उसके अलावा उपचार में आपको सर्जरी है ना, और कुछ जो जैसे कैंसर वगैरह है उसमें कीमो, रेडिएशन, सर्जरी इस प्रकार से दी जाती है। बायोलॉजिकल्स को, ऑटोइम्यून कंडीशन है तो उसमें बायोलॉजिकल, पेन किलर, स्टीरॉइड्स, इस प्रकार से ये हायर लेवल ऑफ मेडिसिन जो वो देते हैं। अब हमारा सिस्टम किस पे बेस्ड है उससे हम शुरुआत करते हैं। अपना जो सिस्टम है पतंजलि वेलनेस का, इसको हम एक संपूर्ण एक लाइफस्टाइल, जीवन शैली का सिस्टम मानते हैं कि हम एक जब जीवन शैली किसी व्यक्ति की परिवर्तन कर रहे हैं, उसके अनुसार उसको एक जीवन शैली प्रदान कर रहे हैं। जीवन शैली में क्या आ जाता है, आहार, विहार, विचार, व्यवहार, 4 चीजें। आहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाइट,
आहार में उपवास भी आता है, उपवास चिकित्सा। और उसके अलावा विहार, विचार, व्यवहार। विहार में अपनी सारी थेरेपीज, कैसे आपको रहना है स्वच्छ, जो अपने योग में पढ़ा है, शौच संतोष तपह ईश्वर प्राणी धानानि, मतलब क्लेंजीनेस के साथ हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, खाने पीने का हाइजीन। एक लाइफस्टाइल में जो छोटी छोटी चीजें रहती है, हम कैसे एक रूटीन को फॉलो करें, अच्छा कि हम फिट रह सकें, स्वस्थ रह सकें, किसी रोग को आने से, इन्फेक्शन को आने से अपने शरीर को मजबूत कर सकें, हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकें, इन सिंपल शब्दों में। तो ये हमारे एक कोर जो है वो ये रहता है। अब नेचुरोपैथी जो है, नेचुरोपैथी जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, आप सभी योगग्राम कई बार गए होंगे। 2012, 13, 14 से अपना योगग्राम तब से चल रहा है और काफी लोग आते हैं। इसी प्रकार से भारत में अलग अलग भी हैं, पर भारत में सबसे बड़ा योगग्राम था। अब पतंजलि वेलनेस है, ये सबसे बड़ा है विश्व में। अब पूरे विश्व में इतना बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, इसका सेंटर नहीं है जिसमें इतने लोग एक साथ एक समय पे चिकित्सा सेवाएं लाभ लेकर के ठीक होके जाते हैं। तो अब नेचुरोपैथी में क्या क्या मूल जो थेरेपीज हैं जिसके द्वारा व्यक्ति की चिकित्सा की जाती है, उससे मैं शुरुआत करता हूँ, जो अपने वेलनेस में बहुत महत्वपूर्ण है। वेलनेस का मैं टर्म बताया था, इलनेस टू वेलनेस। इलनेस टू वेलनेस। इलनेस क्या होती है? कोई भी बीमारी है, आपको मान लीजिए शुगर ही है या बीपी ही है, छोटी सी बीमारी है, उम्र के साथ या जेनेटिकली हो गई है, या खान पान व्यवहार, चिंता तनाव के कारण डेवलप हो गई है शरीर में, छोटी सी बीमारी। अब ये आपकी इलनेस हो गई। अब अगर हम सिर्फ एक तरीके से देखें, आप सीधा डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं डायबिटीज में, तो क्या करेंगे? वो आपको मेडिसिन देंगे, मेटफॉर्मिन देंगे, सीटाग्लिप्टिन, और जो भी उनकी अलग अलग औषधियां हैं उस पे आपको रखेंगे। थोड़ा बहुत डाइट का बताएंगे, पर बाय डिफॉल्ट आहार चिकित्सा नहीं बताते हैं कि डाइट से आप इसको ठीक कर सकें। और वो दवाई आपकी धीरे 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 बढ़ती रहती है, बीमारी भी बढ़ती रहती है, और उसके साइड इफेक्ट भी आपको होते रहते हैं। डायबिटीज के क्या साइड इफेक्ट होते हैं कॉमनली? ज्यादा भूख प्यास लगना, यूरिन आना, ये तो उसका सिम्टम्स होते हैं। साइड इफेक्ट होते हैं, अपनी नसें कमजोर होती है पैरों की, आंखों की अपनी रोशनी कमजोर होती है, अपनी किडनी के सेल्स कमजोर होते हैं। तो ये उसके डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर शुगर कंट्रोल में ना रही। और यूजुअली जब कोई लंबा समय से कोई व्यक्ति डायबिटिक होता है और वो दवा पे रेगुलर है, तो धीरे 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 इन तीनों जगह उसको हार्मफुल इफेक्ट आने लग जाता है। तो बीमारी क्योर हो रही है कि आप दवा भी ले रहे हैं और जीवन भर ले रहे हैं, और फिर भी आपकी बीमारी रिवर्स नहीं हो पा रही, खत्म नहीं हो पा रही शरीर से। इसी तरह बीपी का है, इसी तरह थायराइड का है, और भी कई बीमारियां जो एलोपैथी में। तो आप दवा के तो रेगुलर वो बन गए आप डॉक्टर से मिलके, पर वो बीमारी खत्म नहीं हो रही, वो तो बस बीमारी एज इट इज है, उसको सिम्टोमेटिकली मैनेज कर रही है। जो हम दवा ले रहे हैं, चलो ग्लूकोज अभी के लिए ठीक है, पर खत्म नहीं हो रहा है वो। जब भी आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया, वो और बढ़ गया, फिर आपको दवा की डोज और बढ़ानी पड़ी, दवाएं और बढ़ानी पड़ी। समझ रहे हैं? अपने सिस्टम में क्या रहता है प्राकृतिक चिकित्सा में? फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज, मैंने जो बताया, आहार, डाइट थेरेपी। तो जो हिप्पोक्रेट्स, जो जिसको कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, जो यूरोपीय देश से थे, जिन्होंने ये एलोपैथी भी उसकी ओथ लेते हैं, एलोपैथी डॉक्टर भी हिप्पोक्रेटिस ओथ बोलते हैं। तो उन्होंने ही ये टर्म बताया था, लेट फूड बी योर मेडिसिन, लेट फूड बी योर मेडिसिन, मेडिसिन बी योर फूड। तो आहार के बारे में उन्होंने ही इतने सैकड़ों वर्षों पूर्व ये बता दिया था कि आहार ही प्राइमरी चिकित्सा है हमारी। अब आहार को कैसे, क्या क्या हम कमियां करते हैं, क्या क्या आहार के अंदर गुण होते हैं, आप सभी को पता है। बाय डिफॉल्ट हमें पूरी शक्ति शरीर में, न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है? जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं। एक बच्चा जब पैदा हो रहा है, तब से लेके आप 100 वर्ष तक आप उम्र पर आ रहे हैं, तब तक
पूरा न्यूट्रिशन जो साइकिल है, शरीर बन रहा है, टूट रहा है हर क्षण में, इम्यून सिस्टम कम ज्यादा हो रहा है, नर्वस सिस्टम, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सब किस पे डिपेंडेंट है? एनर्जीज। एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं? आहार से। मूलतः क्या क्या कंटेंट है? बेसिकली न्यूट्रिशन में हमारे 5 चीजें मुख्य रहती हैं, है ना। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, है ना, जो हम सबसे कॉमनली लेते हैं, रोटी, चावल, दलिया, खिचड़ी, केला। फ्रूट में फ्रक्टोज होती है, फ्रूट शुगर, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में, जिसको हम एनर्जी, हम दिन भर काम कर पा रहे हैं क्योंकि ब्लड में हमारे, आपने खाना खाया है, न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है, उससे आपका शरीर चल रहा है, आप सोच पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं, ग्लूकोज से। ग्लूकोज नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे शरीर में, समझ रहे। उसके बाद होता है फैट। आलू में भी ग्लूकोज होता है, मतलब जितनी सब्जियां हैं, मेन तो ग्रेन्स, जो आहार में अन्न होता है, सबसे ज्यादा ग्लूकोज अन्न में होता है, उससे कम फिर सब्जियों में, दालों में, इनमें भी ग्लूकोज होता है, ड्राई फ्रूट्स में भी ग्लूकोज होता है, फलों में तो अच्छी मात्रा में ग्लूकोज होता ही है। तो कंपोनेंट्स ये सब होते हैं जो हम लोग लेते हैं। दूध में भी ग्लूकोज होता है, लैक्टोज जिसको बोलते हैं, है ना? इसके बाद होता है फैट। फैट मतलब क्या होता है? वसा। और इसमें अच्छा बुरा सब तरह से होता है, ज्यादा, हर चीज की ज्यादा आती तो सब चीज की बुरी है। ग्लूकोज की भी आती, डायबिटीज कहलाती है। ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है तो आप डायबिटिक हैं। ऐसे ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो वसा, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, वीएलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है मतलब आप डिसलिपिडीमिया है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया आपको है। तो फैट, फैट भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। हमारी सेल की जो लेयर्स होती हैं पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स की, तो वो फैट से बनी होती है ना। और फैट भी हमारी बॉडी को अच्छी मात्रा में, जो एक रेगुलर रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, जो डेली हमारे को एक मात्रा में चाहिए, वो हमारे शरीर को चाहिए रहता है, जो हम आहार से लेते हैं। और यही वो कंपोनेंट है जिसके कारण आजकल बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो फैट, शरीर में मोटापा बढ़ने का कारण ये नहीं है कि हम फैट ज्यादा खा रहे हैं या घी तेल ही ज्यादा खा रहे हैं, वो तो एक रीजन है ही है अगर ज्यादा खा रहे हैं तो। पर अगर हम ग्लूकोज भी ज्यादा खाते हैं, मान लीजिए आप रोटी भी, आपके शरीर को रिक्वायर्ड है 2 रोटी, आप 4 रोटी रोज खाते हैं, आदत बना ली हमने, और एक्सरसाइज उसके अनुपात में नहीं कर पा रहे। इनपुट तो आपका है 4 रोटी, पर आउटपुट आपका 4 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर है। शरीर को 2 की जरूरत है, तो 2 क्या हुई रोज? ज्यादा हुई। ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। अब ये क्या करेगी, ब्लड में जब ज्यादा होती है तो बॉडी इसको कन्वर्ट करती है फैट में, वसा में। तो हमारे क्या रहता है, हम लोग सोचते हैं कि हम फैट नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे तो मोटापा नहीं होएगा, या चावल नहीं खाएंगे। पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं और उसके अनुपात में हम एक्सरसाइज या योग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमारे फैट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहा है। समझ रहे हैं हम? तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत इजी है। इसके बाद तीसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो जितनी मांसपेशियां बनी है, मसल्स, जितने सेल्स के फंक्शन हो रहे हैं, वो सब किससे हो रहे हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स। एसेंशियल कुछ होते हैं जो हमें बाहर से चाहिए रहते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं जो अपना शरीर खुद बनाता है, विटामिन मिनरल्स वगैरह हमारे अच्छे अनुपात में हैं। तो एसेंशियल वाले मतलब, जैसे हमें रोज मान लीजिए कुछ चीजें बाहर से रोजाना चाहिए, तभी हमारे शरीर की मसल्स की ग्रोथ रहेगी, मसल की टोन रहेगी, कमजोरी नहीं आएगी, थकान नहीं आएगी। तो आप सबने देखा होगा, जो भी एथलीट्स होते हैं, जो जिम में जाते हैं, जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन हर जगह। तो कुछ मात्रा में चाहिए, उसकी मात्रा कितनी चाहिए? आइडियली सब अमीनो एसिड जो बाहर से हमें प्रोटीन चाहिए, 1 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट। अपने शरीर में 1 किलो अच्छा जो वेट है उसके अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए रहता है। तो इसको कैसे निकालें बाय डिफॉल्ट, वो समझ लेते हैं हम। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, हाइट इन सेंटीमीटर।
मान लीजिए आपकी हाइट है एग्जाम्पल के लिए 170 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट सबकी 165 से 75 के बीच होंगे, 170 सेंटीमीटर में, ओके, 1.75 मीटर। तो अब 170 सेंटीमीटर है, तो इस व्यक्ति का बाय डिफॉल्ट एवरेज वेट रेंज क्या होनी चाहिए? -100, 175 -100, तो ये एक एवरेज आ गया, ये ब्रोकास इंडेक्स बोलते हैं। तो -100 ±5, तो ये एक फॉर्मूला आप ध्यान रखें, सभी के लिए नॉर्मली एप्लीकेबल होता है, पर व्यक्ति के अनुसार ये डिफर भी करता है। तो 175 किसी की, 170 हाइट है, -100, तो कितना हो गया? 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम वजन उसका अनुपात होना चाहिए, +5, 75 तक मान ले हड्डियों का वजन ज्यादा है, किसी का मसल का वजन, कोई ज्यादा एक्सरसाइज करता है, आप अच्छी कसरत करते हैं तो आपका मसल मास ज्यादा होगा, तो 5-7 किलो ज्यादा मान सकते हैं, है ना। और -5 अगर थोड़ा सा कम है, आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करते, तो -5 तक भी कमजोरी नहीं रहेगी, ये एक आइडियल वेट रेंज होती है। तो आप अपने अनुसार, अपने किसी व्यक्ति के अनुसार ये चीज आप निकाल सकते हैं। और इसमें हमें मेन क्या देखना होता है? फैट। तो जितना हमारा वजन, मान लीजिए 170 हाइट है, 75 से ज्यादा 85 किलो वजन है, तो लगभग कितना ज्यादा है? 10 किलो ज्यादा है। और मोस्ट आइडियल देखें तो 15 किलो। और इसमें ज्यादा क्या है? अगर आपका मसल मास भी कम है, इस सबका एक मशीन आती है अपनी बीएमआर वाली, तो उससे नापा जाता है हाइट वेट, है ना। तो मसल मास भी कम है आपका, वाटर मास भी कम है, बोन मास डेंसिटी भी कम है, हड्डियों में भी अगर कैल्शियम और फास्फोरस कम है, तो फिर आपका क्या ज्यादा है? फैट, वसा। ठीक है, और ये एक नंबर 1 कॉज है बीमारियों का पूरी दुनिया में। तो आप ये मान के चलें, पूरे भारतवर्ष में भी और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक जो मुख्य कारण बनता जा रहा है अलग अलग शरीर के रोगों का, वात रोगों का, दर्दों का, कैंसर्स का और कई सारी बीमारियों का, तो वो एक एक्सेसिव बॉडी फैट, जिसको ओवरवेट बोलते हैं, है ना। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया, और दूसरा हाइट और वेट का रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये आप सबको पता होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट हम योग के प्रचारक हैं। बॉडी मास इंडेक्स, तो आइडियल अनुपात क्या होता है इसमें? 18 से लेके 24.9, ये हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स होता है। अगर हमारा 20-22 है तो अच्छा है। मान लीजिए 170 आपकी हाइट है और लगभग आपका 68 किलो वजन है ना, तो आपका बॉडी मास आएगा 22-23, 22 के आसपास। तो 22-23 जो है ये अपना आइडियल बॉडी मास इंडेक्स है, इसमें बॉडी ठीक है। 25 से ऊपर रहता है तो ये होता है थोड़ा ओवरवेट, 30 से होता है तो मोटापा, ओबेसिटी 1, 35 से ऊपर ओबेसिटी 2, ऐसे ही 40 से ऊपर ओबेसिटी 3, 45 से ऊपर मॉर्बिड ओबेसिटी, मतलब बहुत एक्सट्रीम मोटापा जो शरीर को अलग अलग बीमारियों को लाने में वो कर रहा है। ठीक, तो ये बेसिक आपको समझना है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, 3 चीजें हमने समझी। उसके बाद क्या है? 4 विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स, तो विटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, बस इतना से याद रख लें। उसमें अब सीरीज होती है अपनी नॉर्मल। विटामिन क्या क्या होते हैं जो शरीर को बाहर से खाने में चाहिए रहते हैं हमें? फलों में, सब्जियों में, ड्राई फ्रूट्स में, स्प्राउट्स में प्रचुर मात्रा में होते हैं, इवन ग्रेन्स में भी, है ना। तो क्या होते हैं? विटामिन ए, जैसे विटामिन ए होता है आंखों के लिए, बीटा कैरोटीन, और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं पर आंखों से इसको डायरेक्ट रिलेट करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी में B1 से B12, तो मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा B12 डेफिशिएंसी, ज्यादातर मिल जाते हैं पर B12 हमें कम मात्रा में, कम चीजों में मिलता है। तो ज्यादातर हम भारतवर्ष में भी और दुनिया में भी लोग आजकल B12 डेफिशिएंसी बहुत हो रही है ना, मिथाइल कोबालमिन। तो क्यों होता है ये? क्योंकि दही में मिलता है कम मात्रा में, दूध दही में, वेजिटेरियंस में खासकर कमी होती है दही में, और कुछ मात्रा में स्प्राउट्स में, उगे हुए मूंग में, और काफी कम चीजों में प्रेजेंट होता है। तो वो ऑप्टिमल हम लेंगे तभी वो अच्छा रहेगा। और ये नसों के संचारण,
जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है, याददाश्त के लिए, मसल्स में स्पाज्म ना आए, मसल अच्छे से काम करें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो इसके लिए। तो आपके हाथ पैरों में दर्द है, कमर गर्दन में अकड़न, थकान है, तो कॉमनली हम क्या टेस्ट कराते हैं? विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन डी भी हम टेस्ट करते हैं। तो बी के बाद विटामिन सी, है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स में 12 हैं और इसमें अलग अलग चीजों से हमें मिलते हैं। B6 किसी में होता है, B7 किसी में होता है ना। तो फलों में अच्छे से होते हैं, तो इसलिए फल और सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन का काम क्या रहता है अपनी बॉडी में? मेन क्या फंक्शन करते हैं? जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको प्रॉपरली, मान लीजिए आपने रोटी खाई, 2 रोटी दाल सब्जी खाई आपने, अब इसको पूरा जो प्रोसेस करना है आंतों से, उसको बर्न करके, एब्जॉर्प्शन करके, आपके लिवर में मेटाबोलाइज करके, शरीर में जहां जहां सेल में देना है, तो वो काम होता है विटामिन मिनरल्स के द्वारा। अगर इसकी हमारे शरीर में कमी है, मान लीजिए हम बिल्कुल फल नहीं खा रहे, बिल्कुल सब्जियां नहीं खा रहे, तो इसके कारण भी हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी। ठीक, ये मैंने बेसिक बेसिक दे रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हम। विटामिन सी, विटामिन सी का अपना पतंजलि का इन सब की गोलियां भी आती है अपनी नेचुरल। विटामिन सी क्या होता है? खटाई, और किस में सबसे ज्यादा मिलता है? नींबू, आंवला, ऑरेंज, मौसमी, संतरा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इन सब में जो खटाई रहती है मेनली, इसमें विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड अच्छी मात्रा में मिलता है, और वो भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए प्रोटीन खाया आपने, पनीर खा लिया, अब पनीर को एब्जॉर्प्शन करा के शरीर में मसल्स में लगाने के प्रोसेस में भी विटामिन सी चाहिए। जैसे अपना जो आता है रोजी हिप, गुलाब के जो नीचे का हिप रहता है, नीचे का जो पैड रहता है, इससे अपनी विटामिन सी की टैबलेट है पतंजलि न्यूट्रेला। तो ये नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक, और खटाई भी नहीं है इसमें, पर विटामिन सी है। तो विटामिन सी अपने नाखूनों में, अपनी आंखों की रोशनी के लिए, बालों की स्ट्रेंथ के लिए विटामिन सी, और भी सारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, सेलुलर फंक्शंस के लिए विटामिन सी।